वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। पिछली वीडियोस में हमने पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो दोबारा वीडियो देखो, और फिर भी नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो उसको हम दोबारा कर लेंगे। तो चलो भाई, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम बहुत सारे मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, कुछ हमें नेचर देती है वो मटेरियल्स, एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट, और कुछ मैन मेड होते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स से बनाए गए मटेरियल्स को हम अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। अब है एक्टिविटी 3.1, मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है आपने, जो हम डेली लाइफ में मटेरियल्स यूज़ करते हैं उनमें से कौन से नेचुरल हैं और कौन से मैन मेड हैं। नेचुरल को आप इस साइड लिखोगे और मैन मेड को आप राइट हैंड साइड लिखोगे। ठीक है, अब आगे है भाई, फिल करना इसको। ठीक है, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल। फिर आप मैच करना, जो आपने यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड लिखे हैं क्या उनमें एयर वाटर सॉइल और मिनरल्स आपने इंक्लूड किए हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, और ये जितने भी हैं अभी हमने पढ़े ये क्या हैं, नेचर ने हमें दिए हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचर से हमें मिल रही हैं, कोई भी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी ह्यूमन एफर्ट्स नहीं है। तो इन मटेरियल्स को क्या बोलेंगे हम, नेचुरल मटेरियल। और कहाँ से मिले हैं ये, नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, अब्बू जो कुछ कह रहा है भाई इसकी सुनो। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको फॉर एवर यूज़ कर सकते हैं, कभी भी, मतलब उम्र भर, या जब तक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तब तक उसको यूज़ कर सकते हैं हम। अब है, कैन एयर वाटर एंड सोइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या हवा पानी और मिट्टी ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज वाटर इज ए लिमिटेड रिसोर्सेज। आप क्लास 7th में पढ़ के आए हो वाटर के बारे में। क्या ये एक लिमिटलेस रिसोर्सेज हैं। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 प्रकार में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये नेचुरल रिसोर्स को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, पहला है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले पढ़ते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example are sunlight and air. इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी अर्थ के ऊपर अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं, कोई लिमिट नहीं है इनकी। ठीक है, जैसे तुम्हें फ़ोन में अनलिमिटेड डाटा मिलता है ना, कितना भी खर्च करो उसको। तो ऐसे ही हमारे कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम अनलिमिटेड वे में यूज़ कर सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे हमारी एक्टिविटीज़ के कारण। तो एग्जाम्पल क्या है, सनलाइट। भाई सूर्य देवता हमें प्रकाश दे रहे हैं। आप ये तो नहीं होगा ना आज आपने ज़्यादा धूप में बैठ गई तो वो कम होगी रोशनी, कल नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है ना। आप वो लिमिटलेस है, आप उसको फॉर एवर यूज़ कर सकते हो और कभी भी वो एग्जॉस्ट नहीं होगी। ऐसे ही एयर है कि आज आपने थोड़ी सी एयर ज़्यादा ले ली तो कल कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, एयर हमने पोल्यूट कर दी है, उसकी जो क्वालिटी है वो हमने घटा दी है, वो हमारे कारण हो रहा है। ठीक है, जो नेचर है, नेचर ने हमें बिल्कुल फ्रेश एयर प्रोवाइड करी थी, उसका जो सत्यानाश है वो हमने किया है, उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल कौन से होंगे, जो एग्जॉस्ट हो जाएं यानी कि ख़त्म हो जाएं, इसका अपोजिट। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इनकी जो लिमिट है इन नेचुरल रिसोर्सेज की, और लिमिटेड अमाउंट में ये प्रेजेंट हैं, ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं ना ये हमने, ये हम डेली डे बाय डे इनको एग्जॉस्ट करते ही जा रहे हैं, इनकी क्वांटिटी जो है डे बाय डे घट रही है। ठीक है, ये सब हो रहा है हमारे कारण, हम हमारी नेचर को अफेक्ट कर रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, और चीज़ों का हद से ज़्यादा यूज़ कर रही हैं,
जिससे वो डे बाय डे उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही मतलब स्पीड से डिक्रीज हो रही है। हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में उनको मिले, और उससे नेक्स्ट वाली को तो शायद वो मिले ही ना, जिस स्पीड से अभी हम इनका जो है एग्जॉस्ट कर रहे हैं इनको। ठीक है, तो इनको बचाने की बहुत ज़रूरत है। अब है एक्टिविटी 3.2, इसको आप खुद खुद पढ़ना। इसमें कुछ एग्जाम्पल से आपको बताया गया है, कुछ ग्रुप्स में बच्चों को बांट दिया गया और उनको कुछ सामान दिया गया ईटेबल, तो वो आपने देखना है कि लास्ट बच्चे तक वो कितना बचेगा। ठीक है, अब है assume that the eatable in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। जो एक्टिविटी दी गई है उसके बारे में बता रहा है ये आपको कि उन बच्चों को जो खाने की चीज़ें दी गई हैं उनको आप ऐसे मानो कि आपने वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज पकड़ा दिए, उनको कोल दे दिया, पेट्रोलियम दे दिया और नेचुरल गैस दे दी। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, और हर एक ग्रुप का जो कंजप्शन पैटर्न है वो अलग होगा उनको इनटेक करने का। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। और देखना है आपने लास्ट जनरेशन तक कुछ बचता है या नहीं बचता है, या पहली जनरेशन इतनी लालची है कि उसी को ख़त्म करके लास्ट तक कुछ बचा ही नहीं, या कुछ जनरेशन ऐसी हैं जिनको थोड़ा कंसर्न है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखना है। ठीक है, in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। इस चैप्टर में हम कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे भाई। फिर है दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिज्म फोजिल्स। और ये किससे बने हैं? ये डेड ऑर्गेनिज्म से बने हैं जिनको हम फोजिल्स बोलते हैं। सो दीज आर नोन एज फोजिल फ्यूल्स। तो ये जो फ्यूल हमें डेड ऑर्गेनिज्म से मिला है, उनसे जो बना है, उनको क्या बोलेंगे अब? फोजिल फ्यूल्स। सबसे पहला आता है कोल। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। कोल क्या है? यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। तुम सबने कोल के बारे में, कोयला पढ़ा होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन। ये कैसा होता है? स्टोन की तरह हार्ड होता है, पत्थर की तरह। एंड इज ब्लैक इन कलर, और कलर कैसा होता है इसका? ब्लैक। दिखा भी रखा है पिक्चर में, वैसे भी आपने देख रखा होगा। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। और कोल क्या है? एक फ्यूल है हमारे लिए और जो खाना पकाने के काम आता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। और बहुत पहले ये रेलवे इंजन में यूज़ किया जाता था, स्टीम इंजन में, इंजन को रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, रेल्स को चलाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी जो है कोल यूज़ होता है, और भी बहुत जगह यूज़ होता है भाई कोल। अब है स्टोरी ऑफ कोल। कोल की कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले पहली की देखते भाई क्या कह रही है। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। कहाँ से हमें कोल मिलता है और कैसे ये बनता है, ये पूछ रही है ये। चलो इसके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आपके मन में भी होगा ये कैसे बनता है ये कोल, तो चलो करें शुरू। चलो, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन साल पहले की बात है दोस्तों। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। अर्थ के ऊपर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे वेटलैंड एरियाज के अंदर। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, कुछ नेचुरल प्रोसेस के कारण, जैसे फ्लडिंग आ गई, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड होगी। दीज फॉरेस्ट कोट बरीड इन टू द सोइल। ये फॉरेस्ट किस में दब गए? मिट्टी के अंदर दब गए भाई। एज मोर सोइल डिपोजिट ओवर दैम, जैसे जैसे दबते गए उनके ऊपर और भी ज़्यादा सोइल जो है डिपॉजिट होती गई। दे वर कंप्रेस्ड, और वो बिल्कुल नीचे कंप्रेस हो गए, दब गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे वो और नीचे डीपर मतलब गहराई में वो दबते गए तो टेम्परेचर ऑफ कोर्स बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर भी बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया। जितने भी डेड प्लांट्स थे, डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल के अंदर। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, सबको पता है कोल में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये जो स्लो प्रोसेस है, देखो ये नहीं होता कि आज वो वेजिटेशन कोई दब गई और कल तुम्हें कोल मिल जाएगा। बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है ये, स्लो प्रोसेस होता है ये। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है डेड वेजिटेशन का कन्वर्ट होना किस में? कोल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोनाइजेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो स्लो प्रोसेस है
किसका कन्वर्ट होना, किसका डेड वेजिटेशन का कोल के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called as a fuel, fossil fuel। तो ये किससे बना है, डेड वेजिटेशन से बना है, तो इसको और क्या बोलते हैं हम, फॉसिल फ्यूल। ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 3.2। कोल माइन जो है 3.2 फिगर में दिखा रखी है, अभी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे कोल माइन है भाई, कोल निकालने के लिए जो मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं वो दिखा रखी है, क्लियर नहीं है ये, ठीक है, गूगल पे आप चेक कर सकते हो। अब है when heated in air, कहाँ से है ये कहता है when heated in air coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को जलाया जाता है तो मेनली कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल को प्रोसेस किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट गेन करने के लिए इंडस्ट्री वगैरह में। जैसे कौन कौन से हैं वो प्रोडक्ट, कोक है, कोल तार है और कोल गैस है। यानी कि कोल से क्या क्या मिल रहा है हमें, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। साथ साथ बोला करो। कोक, सबसे पहले भाई कोक, इट इज़ टफ, ये टफ होता है, पोरस है यानी कि इसमें पोर्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये भी कैसा होता है, कलर में ब्लैक होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये क्या है, कार्बन की बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। इसके यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके काम आता है कोक, जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे, और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोक जो है काम आता है, किस किस में, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल की एक्सट्रैक्शन में। कैसा होता है, ब्लैक कलर का, टफ होता है और पोरस होता है, और प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। बस ये 5-7 बातें इसकी ये याद रखना, हो भी गई होंगी साथ साथ। अब आता है नेक्स्ट कोल तार। कोल तार तुमने बहुत बार सुना होगा। इट इज़ ब्लैक, ये भी ब्लैक है। थिक लिक्विड, थोड़ा सा ये थिक होता है, मोटा लिक्विड होता है ये। मोटा मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे मोटाई में मोटा नहीं, पतला मोटा वाला नहीं, मतलब थोड़ा डेंस। जैसे एक तो मैं ग्लास में पानी ले लूँ, एक शहद ले लूँ, तो थिक कौन सा है उनमें, लिक्विड शहद वाला, ठीक है। विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं होती। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, और इसके अंदर भी मिक्सचर है, अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल तार एक कोल तार नहीं है, इसके अंदर 200 और सब्सटेंस का मिक्सचर है ये, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and industry। जो प्रोडक्ट होते हैं कोल तार से मिलते हैं हमें, वो बहुत सारी सब्सटेंस को बनाने के काम आता है, जैसे जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे सिंथेटिक डाइज बनाने में काम आता है कोल तार, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनको बनाने में ये काम आते हैं। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बोल आर यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। नेफ्थलीन बोल के बारे में सुना होगा, आपकी मम्मी जो है अलमारी के अंदर कपड़ों में कुछ बोल रखती है वाइट कलर की, ठीक है, जिसको हम कपूर की गोलियां बोलते हैं। वो किसके काम आती हैं, मोथ और इंसेक्ट्स वगैरह को रिपेल करने के लिए, भाई उनमें कीड़े वगैरह ना लगें या कपड़े ख़राब ना करें वो मोथ्स वगैरह, ठीक है, उनको भगाने के लिए, वो वहाँ पे ना ग्रो करें, उनके लिए नेफ्थलीन बोल यूज़ होती है। और वो भी कहाँ से मिलता है हमें, कोल तार का बाई प्रोडक्ट है वो भी। ओके बच्चों, these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for मेटालिंग द रोड। सबको पता है कोल तार सड़क बनाने, उसकी सरफेसिंग के काम आता था, लेकिन अब उसकी जगह बिटूमन को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और बिटूमन क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ओके, पेट्रोलियम से मिल रहा है हमें वो। अब है कोल गैस, दो चीज़ें पढ़ ली हमने, कोल से मिलने वाली कोक और कोल तार। अब है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से हम कोक बना रहे होते हैं ना, कोक को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं कोल गैस, ओके। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल यूज होती है, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। अब यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810। सबसे पहले
जो कोल गैस थी वो लंदन में यूज़ की गई थी, किसके लिए? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। कब? 1810 में। और न्यूयॉर्क में अराउंड 1820 में। नाउ इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। और आजकल ये पहले तो लाइटनिंग के वगैरह के लिए यूज़ होती है, आज ये एज ए हीट का सोर्स हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। इतना लाइटनिंग के लिए यूज़ नहीं होता जैसे पहले यूज़ किया गया था इसको, ठीक है भाई। अब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट है भाई। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। सबको पता है लाइट व्हीकल्स में, छोटे मोटे व्हीकल्स में जो है पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक और ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, बड़े भारी व्हीकल होते हैं, उनमें क्या यूज़ होता है? डीजल। ये सबको पता होगा। पेट्रोल एंड डीजल आर obtained फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये अब तक है ना तुम्हें एक चीज़ सेम सेम लगती होगी, पेट्रोलियम और जो पेट्रोल है वो सेम होता है। नहीं नहीं नहीं, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग अलग चीज़ें होती हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल ऑब्टेन किया जाता है, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे में आई? दोबारा समझो। पेट्रोलियम से पेट्रोल ऑब्टेन किया जाता है। पेट्रोल और जो डीजल होता है वो पेट्रोलियम से ले रहे हैं हम। तो पेट्रोलियम और पेट्रोल क्या अलग अलग हैं? कन्फ्यूजन हो गया क्या? अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रोलियम जो वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है? पेट्रा, मतलब पेट्रा मीन्स रोक, और ओलियम मतलब ऑयल। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रोक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर। और कहाँ से लिया गया ये? अर्थ के अंदर जो रोक्स होती हैं उनके बीच से जो है निकाला जाता है पेट्रोलियम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? जैसे हमने कोल की कहानी पढ़ी, कैसे बनता हुआ, पेट्रोलियम की कहानी पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम कहाँ से बनता है? जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रहते हैं उनसे पेट्रोलियम बनता है। और कोल किससे बनता था? डेड वेजिटेशन से, प्लांट्स वगैरह से। ये ध्यान रखना। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे ही जो समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो डाई कर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। और उनकी जो बॉडी है वो कहाँ पे जाके सेटल? नीचे चली जाती है, जहाँ पे बॉटम है, जहाँ पे सतह है उसकी, ठीक है, जिसने को हम बोलते हैं कि भाई जैसे कैसे बताऊँ, टंकी है, टंकी की जो बिल्कुल नीचे है वो उसकी सतह है, मतलब बॉटम है वो उसका। जैसे तुमने सिक्का फेंका, वो कहाँ पे जाके बैठ जाएगा? टंकी के बिल्कुल बॉटम में। ऐसे ही ये बॉडी, अब उस सिक्के की जगह तुम ये लगाओ, वो सिक्का क्या था? वो घूम रहा था उस पानी में, वो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, अब वो मर गए तो वो कहाँ पे जाके सेटल होंगे? नीचे। आगे समझ में? अब है एज दीज ऑर्गेनिज्म डाई, जैसे वो डाई करे वो कहाँ पे जाके सेटल हो गए? बॉटम ऑफ द सी। एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और अब मिट्टी, धूल, जो भी क्ले मिट्टी वगैरह होगी, रेत होगा, उससे वो नीचे दब जाएंगे। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, absence ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसे जैसे देखो वो नीचे गए, उनके ऊपर मिट्टी आती गई, रेत आता गया, दबते गई, फिर मिलियंस की ईयर्स की बात हो रही है, ये नहीं है 10-15 दिन की बात है ये। दबते गई दबते गई दबते गई, टेम्परेचर बढ़ता गया, एयर नहीं जा रही है वहाँ पे, प्रेशर बढ़ता गया, उसके कारण वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? वो डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए। लुक एट फिगर 3.4, यहाँ पे मैं बताऊंगी अभी तुम्हें। It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water। ये कह रहा है, अभी मैं बताती हूँ तुम्हें, कि पेट्रोलियम ऑयल की और गैस की जो है वाटर से ऊपर दिखाए गए यहाँ पे। क्यों? Why is it is so recall that oil and gas are lighter than the water and do not mix with it। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे दिखा रखा है फॉर्मेशन उसकी। जैसे ये समुंदर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी डेड वेजिटेशन थी वो नीचे जाके दब गई, ये रॉक्स वॉक्स बन गई वहाँ पे, रिजर्वोयर रॉक्स वगैरह। अब क्या, अब जैसे ही वो नीचे दबते गए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम ऑयल में और गैस में। तो नीचे क्या है? पानी। ये कह रहा है पानी से ऊपर बनेगी लेयर किसकी? जब वो कन्वर्ट होगी, वो डेड ऑर्गेनिज्म वो कन्वर्ट होंगे ऑयल में, तो ये पानी है, ठीक है, समुद्र के नीचे, उसके ऊपर किसकी लेयर बनी? ऑयल, जो बन गया वो कन्वर्ट हो गया पेट्रोलियम में, उससे ऊपर नेचुरल गैस की बनी। अब ये यही कह रहा था कि ऐसा क्यों है कि ऑयल की ऊपर बनी और उससे ऊपर गैस की बनी? सबको पता है पानी और जो ऑयल होता है वो मिक्स नहीं होते कभी। क्यों नहीं होते? और वो ऊपर क्यों रह जाता है? क्योंकि लाइटर होता है, वो पानी से हल्का होता है ऑयल, इसलिए वो ऊपर रह जाती है उसकी लेयर। पानी नीचे है, ऑयल की लेयर ऊपर, और गैस की उससे भी ऊपर, ठीक है। ये समुंदर है, यहाँ पे ये चीज़ बन गई, कन्वर्ट हो गया उसमें। यही है पेट्रोलियम की फॉर्मेशन। कोल कैसे बन रहा था?
डेड वेजिटेशन कन्वर्ट होगी कोल के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जितने भी समुंदर में हैं, सी के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म है वो डाई करके उनके ऊपर भी ऐसे ही लेयर आती गई हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो भी कन्वर्ट हो गई उस चीज़ के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइन कैसे किया जाता है पेट्रोलियम को, जो पेट्रोल लिया जाता है जहाँ पे बनता है वो इतना वो उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी होती है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिफाइन करने के लिए अलग प्रोसेस होता है उसको प्योर फॉर्म में निकालने के लिए। पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड। ऑफ कोर्स पेट्रोलियम क्या एक डार्क ऑयली लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। इसकी जो सुगंध होती है वो, मतलब जो भी स्मेल आती है वो अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं होती। इट इज़ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम। और ये मिक्सचर होता है किस किस का, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा और भी बहुत सारे। दिस प्रोसेस ऑफ पेज पलट गया दोस्तों। सेपरेटिंग ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। और इन्हीं सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। और ये कैसे होता है, इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। और किससे होती है ये अलग सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहाँ पे एक दिखा भी रखी है पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब है वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम आर यूज्ड इन गिवन। इनके क्या यूज़ है ये इस टेबल में दिए गए हैं। चलो पहले इनको ही पढ़ते हैं। टेबल क्या कहती है भाई, इसमें है कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, जो जो पेट्रोलियम जिस जिस चीज़ का बना होता है और उसकी यूज़। सबसे पहले है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी जिसको बोलते हैं। एलपीजी कहाँ पे काम आती है भाई, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। हमारे घरों में सिलेंडर में जो बड़ी भरी है वो क्या है, एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इंडस्ट्री में काम आती है। पेट्रोल किसके काम आता है, मोटर फ्यूल, जितने भी मशीन्स चलती हैं, जितने भी इंजन चलते हैं उनमें। मोटर फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में, सोलवेंट एज ए सोलवेंट भी यूज़ होता है फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए। फिर कैरोसिन है, कैरोसिन किसके काम आता है, स्टोव्स वगैरह का फ्यूल होता है, स्टोव्स जलाने के लिए। लैम्प्स और जेट एयरक्राफ्ट्स में भी काम आता है कैरोसिन। डीजल किसके काम आता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स, सबको पता है हैवी व्हीकल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जनरेटर वगैरह के लिए डीजल। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के, लुब्रिकेशन पता होगा आपको, फ्रिक्शन के कारण जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हम उनमें क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाते हैं ताकि वो स्मूथली वर्क करें, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ चले। फिर है भाई लोग पैराफिन वैक्स, ये कहाँ पे काम आती है, एज ए ऑइनमेंट्स, कैंडल्स में, वैसलीन वगैरह में। बिटुमन ऑफ कोर्स अभी पढ़ के आए थे, एक तो रोड सरफेसिंग के लिए, पेंट्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, ये और पढ़ लेते हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस हमें मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। दीज आर फॉर्म्ड एज दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। और इनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। क्या क्या बनाने के काम आते हैं ये पेट्रोकेमिकल्स, डिटर्जेंट बनाने के। फाइबर्स जैसे पोलिस्टर है, नायलॉन है, एक्राइलिक है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। पोलोथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स में भी ज़्यादातर यूज़ होता है ये। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ से मिलती है, नेचुरल गैस से। इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र बनाने के काम, जैसे यूरिया हो गया, और भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फेट है, ठीक है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। और इसकी कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंस है पेट्रोलियम की, इसलिए इसको काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है। अब है भाई लास्ट, नहीं लास्ट नहीं है, अब है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ऑफ कोर्स नेचुरल गैस क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट। इसको ईजी होता है ट्रांसपोर्ट करना थ्रू पाइपलाइंस। और नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ स्टोर किया जाता है, जिसको बोलते हैं CNG। सुना भी होगा आपने, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग और इट इज़ क्लीनर फ्यूल। आजकल देखा होगा खासकर दिल्ली में CNG से, हमारे यहाँ भी, मतलब आप लोगों के आसपास भी CNG से चलने वाले व्हीकल्स चल रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा दिल्ली में, क्योंकि जो CNG है वो
लेस पोल्यूट करती है हमारे एनवायरनमेंट को, इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, क्लीन फ्यूल है ये। इसलिए आजकल पेट्रोल और डीजल की जगह जो है सीएनजी यूज़ हो रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा हद तक पोल्यूट कर रही हैं। और दिल्ली का तो पोल्यूशन आप लोगों को पता ही होगा। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Pipes के थ्रू इजिली हम इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारी जो एज ए फ्यूल हम इनको यूज़ कर रही हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, अपने होम्स वगैरह में भी। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। जो इनकी पाइपलाइंस है वो कहाँ कहाँ पे हैं? वडोदरा में है जो कि गुजरात में पड़ता है, दिल्ली में भी है और भी बहुत सारे प्लेसेस पे हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो used as starting material for the manufacturing of number of chemicals and fertilizers। नेचुरल जो गैस है वो एक एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होती है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र। इंडिया हैज़ वो वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कहाँ कहाँ पे मिल रही है हमें नेचुरल गैस? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, अब है ये क्या कह रहे हैं इनकी भी सुन लो भाई। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रीपेड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि जो ये कोल और पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, क्या हम इनको लेबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हैं? सोचो आप, इतना लंबा प्रोसेस आप इनको लैब में कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। अब है नो, फिर पहली बोलती है, पहली होशियार है, इसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, इसको इसका आंसर पता है। नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है ये। एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। और जो उस चीज़ को बनने के लिए जितना हाई प्रेशर और टेम्परेचर धरती के नीचे होता है वो उतना हम क्रिएट नहीं कर सकते लैब के अंदर आर्टिफिशियल, तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। हाँ, हो सकता है आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे आगे साइंटिस्ट बनेंगे, कोई ना कोई तरीका निकाल लें उस चीज़ को भी बनाने के लिए। तो पढ़ो, बढ़ो और नया नया कुछ इन्वेंट करो। अब है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं जितने भी, तो कुछ इनएग्जॉस्टिबल होते हैं जैसे एयर, सन, लाइट, नॉट सन, सनलाइट। यू नो दैट द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। सबको पता है कोल और पेट्रोलियम क्या फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। और पता है इनको बनने के लिए डेड ऑर्गेनिजम्स जब कन्वर्ट होती हैं फ्यूल्स में तो इनको बहुत सारे टाइम लगता है। ऑन द अदर हैंड द known reserve of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution। और जितने भी ये फ्यूल्स हैं इनके बर्निंग होने पे एयर पोल्यूशन होता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। जितनी भी ये हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं उनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली वैन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो आप इनका तभी यूज़ करें जब आपको बहुत ज़रूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी बेटर रहेगा भाई, ये बच भी जाएंगे। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं बढ़ेगी इतनी। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इनको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसको PCRA बोलते हैं, क्या है? P फॉर पेट्रोलियम, C फॉर कंजर्वेशन, R फॉर रिसर्च एंड A फॉर एसोसिएशन, एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। जो PCRA ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या बताती है हमें, कैसे हमें हमारे नेचुरल एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कैसे इनको प्रॉपर ढंग से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम अफेक्ट हों वो, और हमारी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उनको वही ये वो भी इसको यूज़ कर लें। ठीक है, कुछ टिप्स बता रखे हैं यहाँ पे, ये आप लागू करना अपनी लाइफ में भी। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज़ फार एज़ पॉसिबल। जितना हो सके आप एक मॉडरेट स्पीड पे अपने व्हीकल्स को चलाइए। ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पे आपको गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकनी हो, जैसे ट्रैफिक लाइट्स
ट्रैफिक सिग्नल्स पे और किसी का आप वेट करें तो उस टाइम पे आप अपनी व्हीकल को बंद करके खड़े हुइए, ताकि जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, वो कम यूज़ हो और कम जो है हार्मफुल गैसेस बाहर निकलें। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, जो टायर प्रेशर है उसको चेक करवाइए टाइम टू टाइम। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, और व्हीकल की भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ख़राब व्हीकल्स होते हैं और वो बहुत आवाज़ करते हैं, उससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, प्लस में वो फिर वो व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा उस फ्यूल को यूज़ करने लग जाता है, तो उससे भी वो ज़्यादा यूज़ होता है भाई। और ये एक हमारी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने नेचर को बचाएं, नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करें। और जैसे कहीं पे हमारे फ्रेंड्स हैं, कहीं पे नेबर्स हैं, हम इकट्ठे कहीं पे जाना हो तो हम एक ही व्हीकल का यूज़ करें। ट्रांसपोर्ट जो है हम वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। इससे ये छोटी छोटी बातों से भी हम अपनी नेचर को सेव कर सकते हैं। और ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये, अगर सभी एक अच्छे नज़रिए से, एक अच्छा मतलब प्लानिंग से काम करें तो इतना ख़राब भी नहीं हुआ है एनवायरनमेंट जिसको बचाया ना जा सके। जैसे हमें ये रिसोर्सेज मिले हैं हमारी पहली वाली जनरेशन से ठीक ठाक, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हम भी इन नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ा के नहीं दिए ही जा रहे हैं, तो हम जितना हमें मिला है उतना तो कम से कम आगे हम फॉरवर्ड करें। वो भी जो है इन रिसोर्सेज का मतलब यूज़ कर सकें अच्छे से, उनकी भी लाइफ इजी हो सके। तो कोशिश करना, ट्राई करना, अपने नेचर को बचाओ और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट फ्री करें हम। और बस इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।